हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। देखिए, क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड्स हैं, HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले, इनका नाम, और इसके बाद देखेंगे जो इसके अंदर जो नेगेटिव आयन है उसका शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और उसके बाद जो है फिर एक एक प्रिपरेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन में पहला है HClO एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये हो गया हाइपोक्लोरस एसिड। सेकंड जो है, एक ऑक्सीजन और बढ़ गया और ये हो गया HClO2। ये हो जाता है क्लोरस एसिड। ये है क्लोरस एसिड। एक और ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं। तो थर्ड जो है ये है HClO3 और HClO3 को कहते हैं क्लोरिक एसिड। तो ये है क्लोरिक एसिड। जो लास्ट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड ऑफ किसी भी एलिमेंट का वो है क्लोरीन का HClO4। तो ये क्लोरीन का तो है ही, बाकी कोई भी एलिमेंट जो उसके जो ऑक्सी एसिड्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज्यादा है। ये हो गया HClO4। ये हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। अब हम लोग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से देखेंगे। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। अब देखिए HClO में क्या होगा, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा +1। तो यहां आ गया +1। इसी तरह से सेकंड में भी ऑक्सीजन का -2 डालिए, तो ये -2 इंटू 2 -4 हो गया। तो हमें पॉजिटिव भी 4 चाहिए, तो क्लोरीन का कितना होगा +3। तो यहां पे मैं लेता हूं, ये देखिए ये है +1, ये हो गया +3। तो चलिए इसको मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे हाईलाइट हो जाएगा, ये +1, ये हो जाएगा +3, वैल्यू वही है। अब इसका HClO3 में देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है ये -2 इंटू 3 -6 हो गया। तो जब -6 है तो पॉजिटिव भी 6 होगा, और हाइड्रोजन यदि +1 है तो क्लोरीन कितना हो जाएगा +5। अब आते हैं HClO4 पे। तो यहां पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +5। जब HClO4 लेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा -2। तो देखिए -2 इंटू 4 कितना हो गया -8। तो इसका मतलब पॉजिटिव हमें चाहिए कितना 8। तो यदि हाइड्रोजन +1 तो ये हो जाएगा +7। तो यहां हो गया +7। अब सवाल उठता है कि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आया कैसे। तो हम क्लोरीन का देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं 7, तो जिससे हम +7 एक्सप्लेन करेंगे। अब हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि ग्रुप नंबर 17 है। अब देखिए एटॉमिक नंबर 17 से इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 6 10 2 12 एंड 5 17, इस तरह से हो जाता है। तो देखा जाए तो ये क्या है, यहां से 2, यहां से 8 और यहां से हो गया 7। तो हम ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। जब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7 है तो यही नंबर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट, जहां हम लिखेंगे 3s2 3p5, और 3p5 जो है तो हम यहां पे 3 ऑर्बिटल बनाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुंस रूल से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, और यहां पे इसके अंदर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हैं।
अब यहां पे सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो +1 तो हम बता ही सकते हैं, तो यहां लिख देंगे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह का हमने एक्साइटेड स्टेट आयोडीन के रिलेशन में निकाला था, जब वहां पे कोई कंपाउंड्स का हमें हाइब्रिडाइजेशन दिखाना था। अब यहां पे हम लेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब आपको मालूम है कि एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिट नंबर तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ सब एनर्जी लेवल चेंज होगा। तो यहां हो जाएगा, और जितने पेयर्ड होंगे वही अनपेयर्ड होंगे। ऐसा नहीं कि जो अनपेयर्ड है उसको कोई पेयर्ड कर दे। तो ये हो जाएगा 3s2 3p4। अब थर्ड ऑर्बिट के डी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देखेंगे। ये देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में ऑर्बिटल हमारे पास 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 2 अनपेयर्ड यहां पे हो जाएगा। और इसके बाद अब ऑर्बिटल्स तो डी के 5 होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ही है। अब देखिए 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जब भी आप एक्साइटेड स्टेट लेते हैं, जो पेयर्ड है वही अनपेयर्ड होता है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हो गया अब हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। तो अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे हम। ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में यहां का जो पेयर है ये भी एक यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3s2 3p3 3d2। अब डी में तो 5 अनपेयर तक मैक्सिमम हो सकते हैं ना, तो ये तो d2 ही है। तो यहां पे देखिए आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब पी में जो है हमारे पास अब 3 अनपेयर हो गया, क्योंकि ये चौथा यहां चला गया। और डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल हमारे पास 5 हैं, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे? 2। ये देखिए 1 2। तो इस तरह से जो है अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 + 2 5 हो गया। और जैसा मैंने कहा कि 2 बढ़ते जाएगा, तो देखिए 1 से 3 हुआ, अब कितना हो गया? 5। तो ये हो जाएगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भाई 5 जो है ये तो ऐसा बॉन्ड बनना चाहिए, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम जाएंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये जो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी शिफ्ट हो जाएगा, ये भी एक्साइट हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 3s1 3p3 3d3। सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहां देखते हैं, एक अनपेयर्ड इसके अंदर हो गया, पी के अंदर भी ये 3 हो जाएगा, और डी ऑर्बिटल तो 5 हैं, ये देखिए आप, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक और यहां से बढ़ गया। ये देखिए यहां जो है एक बढ़ गया। तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ऑल द 7 आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यही तो हमें चाहिए था जब हमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो ये हो जाएगा 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब जो है +1 +3 +5 +7 के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेडी हैं। अब देखेंगे जो HClO, HClO2, HClO3, HClO4 ये जो एसिड्स हैं उसके अंदर निगेटिव आयन कौन सा है, और वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और शेप होगा। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ ClO-, ClO2-, ClO3- एंड ClO4-। अब हमारे पास जो 4 एसिड्स हैं उसमें से यदि आप H निकाल दें, तो जो बचा हुआ आयन है वो कहलाएगा ऑक्सो आयंस ऑफ क्लोरीन। भाई जैसे एसिड पूरा आप लिखते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सो एसिड्स, या उसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सो आयन या ऑक्सी आयन हम लिखेंगे क्लोरीन का। तो यहाँ पे एक एक लेंगे हम। पहला जो है ClO-। याद कीजिए जो हमारा एसिड है वो है HClO, और HClO कहलाता है हाइपोक्लोरस एसिड। तो जैसे नाइट्रस एसिड से आयन होता है नाइट्राइट, नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से होता है, वैसे सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट। तो वैसे हाइपोक्लोरस एसिड, अस से आइट और इक से एट। भाई जैसे मैंने कहा नाइट्रिक तो नाइट्रेट, नाइट्रस
नाइट्राइट। तो वैसे ये जो है ClO माइनस इज फ्रॉम हाइपोक्लोरस एसिड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोराइट आयन। तो ये है हाइपोक्लोराइट आयन। और यहां लिख देंगे हम इट इज फ्रॉम HClO। और ये HClO क्या है? ये है हाइपोक्लोरस एसिड। उसी तरह से हर एसिड से जो आयन बनेगा उसका नाम लिखेंगे। सेकंड है हमारे पास ClO2 माइनस। चलिए पहले देखते हैं कि HClO2 का नाम क्या था। इट इज फ्रॉम HClO2। और HClO2 को हम क्या कहते हैं? क्लोरस एसिड। अब जब आपने क्लोरस एसिड लिया है तो इसका आयन क्या हो जाएगा? क्लोराइट। तो ये हो जाएगा क्लोराइट आयन। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्लोराइट आयन। अब लेते हैं हम लोग थर्ड वन। थर्ड है ClO3 माइनस। और ये कहां से है? इट इज फ्रॉम HClO3। और HClO3 का नाम क्या है? क्लोरिक एसिड। तो यहां पे हम लिख देंगे क्लोरिक एसिड। अब क्लोरिक एसिड है तो इससे जो आयन होगा वो हो जाएगा, देखिए इक है इसलिए हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा क्लोरेट। अब देखिए यहां पे रिलेशन देखिए, यदि अस है तो आइट है, अस है तो आइट है। अब ये हो जाएगा इक, तब ये हो जाएगा 8। यही डिफरेंस है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा हम जब इक कहते हैं तो आयन का नाम 8 होता है, और जब अस कहते हैं तो होता है आइट। चलिए फोर्थ अब देखते हैं। ये जो फोर्थ है ये है ClO4 माइनस। और इसके लिए भी लिखेंगे इट इज फ्रॉम HClO4 और इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। अब यहां पे भी देखिए आप, ये है इक, और यहां पे नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा परक्लोरेट। ये है हमारा परक्लोरेट। ये देखिए आप, तो जब भी हम आइट लेते हैं तो वहां होना चाहिए अस, और जब हम 8 लेते हैं तो होना चाहिए एसिड इक। तो ये देखिए इक 8, अस से 8, आइट हो गया और इक से 8 हो गया। तो इस तरह से जो है ये चारों आयंस हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे इन आयंस का स्ट्रक्चर क्या है। ये जो ClO माइनस आयन है ये है HClO से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जब हम लिखते हैं HClO, अब यहां पे ये प्लस है, ये हो गया आपका माइनस, ClO माइनस। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ClO माइनस का। तो ये जो भाग है इसका हम देखेंगे क्या है हाइब्रिडाइजेशन और शेप, और उसके बाद इन दोनों के बीच जो है ये आयनिक बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले ClO माइनस में यदि हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए सबसे पहले हम क्लोरीन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस तरह से इजीली विदाउट एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इसके खुद के हो गए, और ये देखिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो चार्ज की वजह से। तो इस मेथड में ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम इजी वे में। और यहां से एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, अब यहां पे ये हो जाएगा लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही है हमारे पास। तो यहां पे एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो गया। यहां पे देखिए आप, यहां से हमें मिला एक बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। और जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल वे में हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो फॉर्मूले 2-3 जो हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल वे में आप ऐसा कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम ग्राउंड स्टेट लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और देखेंगे यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो कहाँ पे लोन पेयर जाएगा और कितने लोन पेयर्स उसमें हम एकोमोडेट कर सकते हैं।
अब हम लेंगे क्लोरीन जो है 3s2 3p5। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे, ये देखिए 3s2 हो गया और 3p5 का मतलब हो गया 2 2 4 और 1 5। वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 ऐसा हुड फॉलो हुए करता है, लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यह कैलकुलेशन बता रहा है कि हमारा क्लोरीन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आप यहां से ये बना लीजिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके हम लोन पेयर ऐसा बना देते हैं। यहां पे जब हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 आ गया है, ये हो गया कैलकुलेशन करने का तरीका। और यहां पे अब मैं बता रहा हूं कि अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो क्लोरीन के पास जो खुद का है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पे एक क्लोरीन में लिख रहा हूं। अब याद है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। टेट्राहेड्रल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एक इधर जो ऑर्बिटल यहां, दूसरा यहां, तीसरा, चौथा यहां पे, ठीक है। अब 4 में जैसे HCl हम लें, तो यदि मान लिए हम इसको ऐसा ले लें, ये देखिए O, और ये माइनस चार्ज हो गया, तो ऑक्सीजन के पास यदि एक माइनस चार्ज है तो सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो क्लोरीन ने दे दिया। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 7। तो 7 में यदि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहां यूज हो रहा है, ये देखिए लोन पेयर यहां पे है, लोन पेयर यहां पे है, और लोन पेयर इधर भी है। क्यों? क्योंकि जब हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 करते हैं तो देखिए इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनते हैं, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन सिर्फ एक है, तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, 3 लोन पेयर हो गए। अब यदि मान ली हम यहां से एक H प्लस को ऐड कर दें, तभी तो ये हो जाएगा HOCl या HClO। हम HOCl भी लिखते हैं, HClO भी लिखते हैं। तो अब यदि इस यूनिट को देखा जाए तो Cl और O से सिर्फ एक ही बॉन्ड है, इसलिए कैसा हो जाएगा? अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का नाम और एक है इसका शेप का नाम। तो यहां पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों मिलाने के बाद जो हम ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, ये है टेट्राहेड्रल। लेकिन अब बाकी सब तो लोन पेयर है, तो बॉन्ड तो एक ही बना ना, तो एक बॉन्ड से ClO माइनस कैसा हो जाएगा? ये लीनियर, इसको कहेंगे हम शेप। ये हो गया शेप लीनियर। तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ClO माइनस, ऐसे। तो ये जो ClO माइनस, तो जब हम HOCl लिखते हैं तो इस तरह से, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तब हम ऐसा लिख देते हैं HOCl। और वैसे आप HClO भी लिख दें तो चलेगा, H और ClO के ऊपर माइनस चार्ज। तो इस तरह से जो है ये शेप लीनियर और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा। तो ये जो सिग्मा बना है किसकी वजह से? क्लोरीन का sp3 और ऑक्सीजन के p से। तो यहां लिखेंगे 1 सिग्मा ड्यू टू sp3 डैश p ओवरलैपिंग। sp3 डैश p ओवरलैपिंग। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये ClO माइनस का डिटेल हो गया। ये जो ClO2 माइनस है, ये कहां से है? ये है क्लोरस एसिड से। पहला वाला हाइपोक्लोरस, दूसरा जो है क्लोरस एसिड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम HClO2 लिखते हैं तो यहां देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये था हमारा क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड की वजह से हो गया ये क्लोराइड। अब हमें ClO2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Cl आप लिखिए। अब क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7, और इस आयन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से है। भाई देखिए कैलकुलेशन का तरीका अलग मैं आपको बता रहा हूं, और बाकी हाइब्रिडाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो अब देखेंगे ही आप। तो क्लोरीन के हम 7 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2 3 4
5 6 7 इसके हो गए, और एक हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, ये एक्स्ट्रा कौन सा हो गया, जो चार्ज है उसकी वजह से। तो इस कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, यहां पे ये देखिए एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, उसके हिस्से में 2 इलेक्ट्रॉन डालिए आप, इसके बाद यहां पे भी एक हिस्से में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन डालिए। देखिए कैलकुलेशन का जो तरीका बता रहा हूं, आप इसको फॉलो करेंगे तो इजिली हाइब्रिडाइजेशन नजर आ जाएगा। ये हो गया लोन पेयर, ये भी हो गया लोन पेयर। अब यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला बॉन्ड पेयर, दो जितने एटम्स बॉन्डेड है उतना बॉन्ड पेयर आप लिखिए। पाई का हम कैलकुलेशन नहीं करते, यहां जो भी कैलकुलेशन है हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा जो सिग्मा बना है उसका ही है। तो बॉन्ड पेयर 2 हो गया और लोन पेयर 2 हो गया। अब ये 4 जो हुआ ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में तो दोनों ही ऐड होता है ना 4, और यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया 4 आ गया, देन यू हैव टू गो फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ये देखिए आपने डिसाइड कर लिया हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब यहां पे जो है हमें देखना है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहां एक ऑक्सीजन, अब देखिए 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लेगा, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया है, लेकिन एक ऑक्सीजन जो है सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है क्योंकि उसके ऊपर O- चार्ज है। तो O- चार्ज का मतलब हो गया कि एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और एक तरफ 2 बनेंगे बॉन्ड जिसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ जो हमें इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं वो इस तरह से लेने हैं कि सिग्मा भी बन जाए 2 और एक पाई भी बन जाए। तो हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखेंगे। यहां पे क्लोरीन जो है ये है 3s2 3p5, तो यहां पे हम लेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब आपको याद है कि यहां पे ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +3 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाएगा 3s2 3p3 एंड 3d1, सॉरी 3p ये 4 हो जाएगा एंड 3d1। अब यदि आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो s ऑर्बिटल बनाइए, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। p में 3 ऑर्बिटल हैं लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका d ऑर्बिटल्स जो हैं, भाई d ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। ये देखिए आप, ये हो जाएगा 5 ऑर्बिटल लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारा कैलकुलेशन कर देखिए, वहां पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, 2 2 4 2 6 एक साथ है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है कि ये होना चाहिए sp3। लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है कि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्योंकि 3 बॉन्ड बनते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस हाइब्रिडाइजेशन पे जो sp3 फार्मूला ने सजेस्ट किया हमें, तो ये हो जाएगा sp3। अब बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कभी पाई बनाता नहीं है, तो ये जो d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्डिंग के लिए छोड़ा हुआ है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आप 6 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब ये देखिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 6, तो 1 2 3 4 ये पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, तो सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब हम लेंगे क्लोरीन, और फिर से जैसा हमने लिया है कि HClO2 है, H इधर है, तो एक ऑक्सीजन जो है हम माइनस चार्ज के साथ इधर बना देंगे। क्यों, ताकि हम इधर यहां पे H+ हम ले सके जो HClO2 बनाएगा। अब बताइए हमारे पास एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें यूज करना है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। 2 लोन पेयर है, तो ये 2 लोन पेयर को मैं यहां लिख देता हूं। ये देखिए एक लोन पेयर हो गया और दूसरा लोन पेयर, तो 1 2 3 4। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, टेट्राहेड्रल में आप इस तरह से बनाते हैं ना, तो देखिए एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये तीसरा जो लोन पेयर इधर, चौथा लोन पेयर इधर हो गया। अब ये बताइए
ये ऑक्सीजन O माइनस है तो इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, चलिए ठीक है। 6 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा चार्ज 7 और एक हो गया शेयरिंग 8। लेकिन इस ऑक्सीजन को तो अभी भी जरूरत है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास, इस ऑक्सीजन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, एक शेयरिंग के बाद मिला तो ये हो गया 7। तो अब यहां पे मैं इस क्लोरीन के देखिए आप, दो 4 है, और यहां पे देखिए आप कि जब हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए आप इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ये जो है हमारा लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। अब यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ना, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये देखिए, ये हमने लिया है डी ऑर्बिटल का, और वो डी ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से एक और बॉन्ड बनाएगा और ये होगा पाई। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो आपने देखा कि ये जो पाई बॉन्ड बना वो इस डी ऑर्बिटल और इसके पी ऑर्बिटल से बना, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कभी पाई बॉन्ड बनाते ही नहीं है। तो यहां पे अब मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, Cl, ये हो जाएगा O माइनस, और यहां से ये हो जाएगा एक ऑक्सीजन, और यहां पे एक लोन पेयर, यहां पे एक लोन पेयर, इस तरह से जो है हम ले लेंगे। तो ये तो एंगुलर भी हो गया, बेंट हो गया, और ये जो है पाई बॉन्ड ये हो गया सिग्मा। अब इसका डिटेल हम क्या देंगे, देंगे यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। भाई sp3 तो पहले वाले में भी था लेकिन वो लीनियर था क्योंकि 2 ही एटम थे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, ये तो डिसाइड करता है हाइब्रिडाइजेशन, और ये होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन जो बॉन्ड्स जो बनते हैं उससे हम डिसाइड करते हैं कि शेप क्या है। तो यहां पे हम लेंगे शेप, और ये दिख रहा है आपको एंगुलर या बेंट है, तो इसको वी बेंट एंगुलर ऐसा हम लिखेंगे। इसके बाद 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा कैसे है, 2 सिग्मा बाय sp3 क्लोरीन का और p किसका, ऑक्सीजन का, तो sp3-p हो गया। और एक पाई हमारे पास है तो यहां लिख देंगे 1 पाई इज डी पाई पी पाई। ये डी पाई पी पाई क्यों हो गया कि क्लोरीन का डी ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, तो इस तरह से जो है डी पाई पी पाई बॉन्ड। अब आपको मालूम है कि जब हम डी ऑर्बिटल लें तो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने किसी भी p ऑर्बिटल को नहीं छोड़ा है, सारे के सारे p को आपने इंटरमिक्स कर दिया। तो अब यदि पाई बॉन्ड बनाना है तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा d ऑर्बिटल का। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक p ऑर्बिटल बच जाता है जो पाई बॉन्ड बनाता है, और उसके बाद और चाहिए तो d। लेकिन जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो जो भी पाई बनेगा वो बिल्कुल d पाई p पाई बॉन्ड होगा। तो एक d ऑर्बिटल जो वेकेंट था यहाँ पे अनपेयर्ड था, इसने डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाया, और ये हो गया एंगुलर वी शेप बेंट। जो थर्ड आयन है वो है क्लोरेट आयन, जो बना है क्लोरिक एसिड से। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो क्लोरिक एसिड है HClO3, इसमें देखिए आप इसको ब्रेक कीजिए, ये प्लस हो गया तो ये हो जाएगा माइनस, ClO3 माइनस, यही हो गया क्लोरेट। जैसे मैंने आपको बताया है कि इक से 8 और अस से 8। यदि किसी एसिड का नाम अस है तो उसका आयन हो जाता है 8, और यदि एसिड का नाम इक है तो बनता है 8। तो यहां पे ये है क्लोरिक एसिड, तो क्लोरिक एसिड ClO3 माइनस है, और इससे हो गया ClO3 माइनस, ये हो गया क्लोरेट आयन। अब हमें देखना है कि क्लोरेट आयन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहां पे क्लोरीन, अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लीजिए और उस आयन के ऊपर जितना चार्ज है उस एक्स्ट्रा चार्ज को भी आप इलेक्ट्रॉन के जैसा काउंट कीजिए। तो Cl यहां से इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद यहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैं यहां डाल दे रहा हूं। ऐसा कैलकुलेशन के लिए हमें लेना पड़ेगा कि क्लोरीन जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है। अब देखिए ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो आप ये याद रखिए कि 3 ऑक्सीजन के लिए आप यहां पे इस तरह से जो है 2 इलेक्ट्रॉन
इसके हिस्से में आप रखेंगे। इस कैलकुलेशन में हम ऐसे ही करते हैं, हर ऑक्सीजन के लिए 2, हम मान के चलते हैं कि वैलेंसीज की 2 है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो अब ये जो बच गया है ये है लोन पेयर। तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 एटम बॉन्डेड है तो बॉन्ड पेयर हो गया 3, और एक हो गया लोन पेयर। तो बताइए टोटल कितना आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर 4, और जैसे ही हमने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3। तो यहां पे हम लिख देंगे हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हो गया sp3। तो ये आपने कैलकुलेट किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ये है +5। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का +5 ये बता रहा है कि इस आयन के अंदर सबसे पहले तो हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने होंगे। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब आप फिर से ग्राउंड स्टेट लीजिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जाइए, फिर आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी जाना पड़ेगा। तो अब यहां पे देखते हैं हम लोग, ये देखिए यहां पे क्लोरीन, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 3s2 3p5। तो यहां पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, 3s2 3p4 3d1। अब 3p4 का मतलब क्या हो गया, 3 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 अनपेयर्ड और एक यहां पे हो गया। तो ये कितना है अभी यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको कितना चाहिए 5, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +5 है। तो हम जाएंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे, और एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिट नंबर तो चेंज होना नहीं है, थर्ड ऑर्बिट ही रहना है, लेकिन यहां पे हम लेंगे 3s2 3p3 एंड 3d2। यहां से हो गया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बिल्कुल समझ में आ गया ना। तो जब हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, अब कोई चिंता नहीं, अब हम जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन की ओर। लेकिन सबसे पहले देखना पड़ेगा किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे आप देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए पी जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ले लीजिए। और डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। तो ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। और एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हुंस रूल ने कहा है भाई एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरिए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो हम यहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो हमने कैलकुलेट किया है वो है sp3। तो अब हम s और तीनों p को ले लेंगे और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल तो पाई बनाता नहीं है, तो अब यहां पे देखिए 2 ऑर्बिटल्स जो है d वाले इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो यहां पे हम लिख देते हैं, ये दोनों के लिए लिखते हैं लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिर्फ लोन पेयर 1 है। जैसे अमोनिया में होता है ना कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है लेकिन लोन पेयर सिर्फ 1 है। तो जब एक लोन पेयर होगा तो वो हो जाएगा पिरामिडल। तो चलिए हम देखते हैं, यहां पे ये हो गया हमारा क्लोरीन, और इस साइड में मैंने एक लोन पेयर ले लिया। टोटल देखिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर हो गया, 3 4 5। भाई टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में हमें क्या करना है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है वो इस टाइप से है। तो हमने इधर पे लोन पेयर ले लिया, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ClO3- से तो इधर H, तो यदि हम यहां पे एक हाइड्रोजन ले लें, ये देखिए एक हाइड्रोजन, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन हो गया, और ये ऑक्सीजन के ऊपर हमने माइनस चार्ज डाल दिया। क्यों, क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन की जरूरत होगी, तभी तो HClO3 बनेगा। तो जिस O- को हमने लिखा है उसके बगल में H+ होगा, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑक्सीजन यहां पे है, एक ऑक्सीजन यहां पे है। तो सबसे पहले यहां पे एक बॉन्ड बन गया, इसके बाद यहां भी बॉन्ड बन गया।
तो बताइए ये फर्स्ट बॉन्ड जो बना ये तो सिग्मा ही है ना, तो ये 3 सिग्मा बन गए, 1 2 3 सिग्मा बन गए। तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के सारे चीजें यूज हो गई। ये देखिए ये लोन पेयर है, 3 जो है बॉन्ड पेयर बन गए क्योंकि 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, यही पाई बनाने वाले हैं। तो यहां पे देखिए ये हो गया पाई, ये हो गया पाई। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 5 हैं। तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए ही था। तो यहां पे इसका डिटेल लिखेंगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब आपको तो मालूम है कि पाई ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड्स जो है कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएगा, इसलिए तो हमारे पास डी ऑर्बिटल बचे हुए थे यहां। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो जो भी पाई बनेगा वो डी पाई पी पाई बॉन्ड ही कहलाएगा, क्योंकि एक एटम का डी ऑर्बिटल दूसरे का पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहां पे लेंगे हम इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर हम 4 लिखते हैं और इसकी वजह से हम sp3 डिसाइड करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कहलाएगा पिरामिडल। जो शेप डिसाइड होता है वो जो बॉन्ड्स बने उससे डिसाइड होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री हम कहते हैं जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर सारा चीज हो और जो ज्योमेट्री हमें मिलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री हो गया। ये देखिए टेट्राहेड्रल। और यहां पे हम लिखेंगे अब शेप। और ये 3 जो है 3 बॉन्डेड एटम्स है यहां पे, इसलिए हो जाएगा ये पिरामिडल, जैसे अमोनिया के अंदर होता है। तो शेप हो गया पिरामिडल। अब ये बताइए यहां पे सिग्मा कितने बने हैं, 3 बने हैं, जिसमें क्लोरीन का sp3 है और ऑक्सीजन का p है। तो यहां पे हम लिख देंगे 3 सिग्मा बाय sp3 डैश p ओवरलैपिंग। अब देखिए ऑक्सीजन का p है और क्लोरीन का जो है sp3 है। पाई आपके पास कितने हैं, 2 पाई हैं। तो थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई बाय d एंड p। हेंस अब देखिए डी ऑर्बिटल क्लोरीन का, p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, इसलिए इसको कहेंगे d पाई p पाई बॉन्ड। हेंस 2 d पाई p पाई बॉन्ड्स। तो इस तरह से जो है ये क्लोरेट आयन हो गया पिरामिडल। अब जो लास्ट आयन है वो है पर क्लोरेट आयन, और ये कहां से आया है, पर क्लोरिक एसिड से। तो यहां पे आप देखिए ये हो गया HClO4, ये है पर क्लोरिक एसिड। अब ये जब पर क्लोरिक होगा तो उसका आयन जो है पर क्लोरेट ही होगा। जब इसको हम यहां से ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। और जैसा हमने देखा है कि ClO4 माइनस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्लोरीन है, क्लोरीन का जो है वो है +7। हमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके लिए हमें एक्साइटेड स्टेट लें। लेकिन सबसे पहले देखेंगे ClO4 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे क्लोरीन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन को भी लेंगे। इस कैलकुलेशन में हम ऐसे ही करते हैं। ये देखिए 7 इसके इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हो गया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो चार्ज का है, ये चार्ज का है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑक्सीजन के लिए है। भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, तो हम 2-2 इलेक्ट्रॉन इनके हिस्से में डाल देते हैं। फिर हो गया ये ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन 3, और ये हो गया चौथा ऑक्सीजन। तो आपके पास कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो गए। तो यहां से हम लिखते हैं बॉन्ड पेयर। तो यहां से आपका हो गया बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर हो गया 0। तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया तो यहां से हम डिसाइड क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3। इस कैलकुलेशन के लिए हम ऐसे अरेंज करते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, उसमें क्या क्या है हमारे पास। क्लोरीन,
यहां पे देखिए 3s2 3p5, अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक। तो अब हम लेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा 3s2 3p4 3d1। यहां पे हो गया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, फिर 3, फिर 5, लास्ट में 7। इसका मतलब पहले सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब जितने 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे अनपेड होने चाहिए। जब तक सारे अनपेड ना हो जाए हम एक्साइटेड स्टेट लेते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3s2 3p3 3d2। अभी भी देखिए ये पेयर्ड है। तो अब हम जाएंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे। तो ये हो जाएगा 3s1 3p3, ये हो जाएगा 3d3। तो देखिए यहां पे s में एक इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल्स तो हमारे पास 3 हैं। इसके बाद यहां पे है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स 3। तो टोटल जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन है 7, ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7। अब हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं भाई ये तो sp3 ही है, तो हमें s और 3p को यहां ले लेना है और ये हो जाएगा sp3। अब आपके पास 3 जो है पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां पे लिखेंगे लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। तो अब जो है हम इसका डिटेल जो है बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसा पहले हमने बनाया है। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार हम बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पे देखिए ये हो गया एक Cl। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 4 हैं और चारों एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक अनपेड यहां, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्यों? ये मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे चारों एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब एक एक ऑक्सीजन हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये हो गया ऑक्सीजन। तो सबसे पहले एक एक बॉन्ड तो हम बना ही देते हैं इस तरह से। लेकिन आपको मालूम है कि ऑक्सीजन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ये जो O है इस पे हमने चार्ज ले लिया है माइनस। क्यों? अब याद कीजिए, हमें एक H+ को तो एडजस्ट करना है ना, तभी तो ये HClO4 बनेगा। मतलब ये होता है HOClO3 ऐसा करके। तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस से तो एक ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 3 ऑक्सीजन जो है इनको एक एक बॉन्ड और की जरूरत है। क्यों? ऑक्टेट के लिए एक और इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो क्लोरीन देगा। लेकिन क्लोरीन ने कहा भाई हमारे पास अब d ऑर्बिटल बचे हैं, आप d ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लीजिए। तो देखिए आप यहां से ये पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया, ये भी जो है पाई बॉन्ड बन गया। इस पाई बॉन्ड के लिए ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये देखिए आप, ये जो ब्लैक कलर का मैंने मार्क किया है ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके वाले हैं। ये देखिए ऐसा। और ये जो मैंने रेड किया है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के हैं। ये बिल्कुल कलर आप याद रखिए। जो 4 इलेक्ट्रॉन जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, दीज आर फ्रॉम द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द अदर 3 आर फ्रॉम द d ऑर्बिटल। तो यहां पे हमने जो है पाई बॉन्ड बना दिया। अब इसका डिटेल हम क्या देंगे? ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी वही है और शेप भी वही है, कोई डिविएशन नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। अब आपको बताया ना मैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का मतलब वो ज्योमेट्री जिसमें लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सब मिला के हम डिसाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसके बाद हम लिखेंगे शेप। अब कोई लोन पेयर तो है नहीं इसलिए वही रहेगा, ये हो गया टेट्राहेड्रल। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये देखिए ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये सिग्मा, ऐसा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 4 सिग्मा बाय sp3'p। sp3 किसका? क्लोरीन का। और p किसका? ऑक्सीजन का। और हमारे पास 1 2 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं और जो पाई बॉन्ड है वो किससे बना है? d ऑर्बिटल क्लोरीन का, p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का। यही है d पाई p पाई बॉन्ड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं
3 पाई बाय डी एंड पी, हेंस यहां पे लिख सकते हैं हम 3 d पाई पी पाई बॉन्ड्स, 3d पाई पी पाई बॉन्ड्स। इस तरह से जो है आप इसको नोट कीजिए। तो टेट्राहेड्रल शेप हो गया, सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, ये सारा चीज एक्सप्लेन हो गया, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को भी एक्सप्लेन कर लिए। अब ये जो हमने चारों आयंस को डिस्कस किया है उसका समरी बिल्कुल यहां पे है। देखिए फर्स्ट जो है ClO माइनस, सबसे पहले तो देखिए कि सबके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और लोन पेयर के अनुसार जो है इनका शेप जो है चेंज होता है। जब ClO माइनस हमने लिया तो ये हो गया लीनियर, और बॉन्ड लेंथ 170 है। देखिए जैसे जैसे मल्टीप्लाइसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होते जाता है। आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड इज लार्जर देन, डबल बॉन्ड इज लार्जर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक जगह है सिंगल बॉन्ड, एक जगह है डबल बॉन्ड, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो भी एवरेज वैल्यू आता है वो आया 170 पिकोमीटर, और बॉन्ड एनर्जी हो गया 209। अब मल्टीप्लाइसिटी बढ़ रही है तो देखिए ये बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, मल्टीप्लाइसिटी बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ तो ऑलमोस्ट बराबर दिख रहा है, लेकिन वैल्यू जो है बॉन्ड एनर्जी का बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हो गया। पहला जो है लीनियर हो गया क्योंकि एक ही क्लोरीन और एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इसलिए बेंट हो गया, और एक यहाँ पे कितने लोन पेयर्स हो गए, यदि बेंट है तो 2 लोन पेयर हो गया। और ये जो ClO3 माइनस इसमें 1 लोन पेयर हो गया तो पिरामिडल हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। और जब हम शेप ले रहे हैं जिसमें लोन पेयर को छोड़ के बॉन्ड्स बने हैं उससे हम देख रहे हैं तो ये हो गया पिरामिडल। लेकिन ClO4 माइनस में कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल। अब यदि मान लिए मैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहां लिख दूं, नंबर ऑफ d पाई p पाई बॉन्ड्स, तो सबसे पहले देखेंगे ClO के अंदर नहीं है, ये ClO यदि माइनस हमने लिया तो यहां पे नहीं है। ClO2 माइनस में 1 है, ClO3 माइनस में 2 है, ClO4 माइनस में 3 है। तो ये d पाई p पाई बॉन्ड बन गए, क्योंकि p पाई p पाई होगा ही नहीं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये एसिड्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इनका एनहाइड्राइड तो हमें मालूम ही है कि ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, तो कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, या तो ये एसिड्स को बनाने में है या तो ये जो है डिकम्पोज होने में है। तो पहला मैंने लिया है HClO, ये जो है हाइपोक्लोरस एसिड, तो यहां पे मैं लिख देता हूं हाइपोक्लोरस एसिड। अब देखिए जब ये कंसंट्रेटेड होता है, जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो ये होता है येलो कलर का, लेकिन जैसे ही हम डाइल्यूट करते हैं ये हो जाता है कलरलेस। तो ये HClO बनेगा कैसे, तो इसके लिए हम रिएक्शंस लेते हैं। अब यहां पे जो है मैं प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज अलग अलग करके नहीं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिलेटेड है वो मैं लिख रहा हूं। यदि आप क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, HCl बनेगा और HClO बनेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बनेगा हाइपोक्लोरस एसिड HClO। इसके बाद यदि मान ली हम यहां पे देखिए Cl2O को डिसॉल्व कर दें, क्योंकि Cl2O जो है वो एसिडिक आयन हाइड्राइड किसका है, हाइपोक्लोरस एसिड का, तो इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। तो यहां से हमें मिल गया 2HClO। अब यदि मान ली इस रिएक्शन को ही हम ऐसा लें और इसमें HgO भी हम ऐड कर दें, तो थर्ड देखेंगे हम HgO प्लस Cl2 प्लस H2O। यहां पे देखिए Hg2OCl2 है, तो ये जो है ऑक्सी क्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी, इसको हम कहते हैं ऑक्सी क्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी, और इसके साथ बन जाता है 2HClO। एक और रिएक्शन लेंगे जब हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो CaCO3 बनता है और क्लोरीन, लेकिन यहां पे यदि हम वाटर भी ले लेंगे तो HClO बनेगा, क्योंकि मालूम है वो क्लोरीन वो तो वाटर के साथ HClO देने वाला ही है। तो हम एक और इक्वेशन लिखेंगे
जो CaOCl2, ये देखिए ऑर्डरिंग फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर, इसमें CO2 और वाटर ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहां से हम 2 मोल लेंगे, तो एक जो हो जाएगा CaCl2, ये हो जाएगा CaCl2 प्लस यहां से मिलेगा हमें CaCO3। तो यहां से CaCO2 और ये हो गया O, CaCO3, और इसके बाद मिल जाएगा हमें 2HClO। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। क्लोरीन 4 है तो 2 और 2 4 बैलेंस नजर आ रहा है। ऑक्सीजन 3 and 2 5, तो 2 2 4 and 1 5, ये बिल्कुल बैलेंस है। अब यदि HClO डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, और यदि HClO का ऑक्सीडाइजिंग नेचर है तो क्या होगा। तो ये 2 रिएक्शंस और हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के लिए HClO है ये, जब ये डिकम्पोज होगा तो HCl एंड प्लस O2 देगा। तो यहां पे आप हाफ रेशर या इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा O2। तो जब डिकम्पोजिशन होगा तो इसका O2 मिलेगा, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा तो यहां से हमें मिलेगा नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहां पे हम लिखेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब ये जो है HClO पहले देगा HCl और ये हो जाएगा O, और यही HClO क्लोरीन को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो बनता है, और हम कहते हैं क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका कारण है कि क्लोरीन देगा HClO और ये देगा O। तो इस तरह से हम देखते हैं कि HClO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी काम करता है। क्लोरस एसिड बनाने के लिए हम लेंगे बेरियम क्लोराइड और इसको रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है ये तो खुद कलरलेस है, लेकिन जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो हल्का सा येलोइश हो जाता है। क्यों होता है वो भी अभी देखते हैं रिएक्शन में। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे हम इक्वेशंस लिखेंगे। पहला जो हम लिख लेते हैं, ये देखिए BaClO टेकन ट्वाइस, तो इसको हम लिख देंगे बेरियम क्लोराइड। अब क्लोरस एसिड है तो इसका तो क्लोराइड ही होगा साइड, और इसको हम रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ। ये देखिए यहां से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, तो बनेगा DaSO4 और साथ में हो जाएगा 2HClO2। ये क्लोरस जो है एसिड हमें मिल गया। अब यदि मान लिए हम यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन की बात करें, देखिए एक तो पहले डिकम्पोजिशन की बात करेंगे और फिर देखेंगे ऑटो ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है खुद ही अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले। तो पहले डिकम्पोजिशन देखते हैं। ये देखिए डिकम्पोजिशन, अब इसमें तो हमने बना लिया। डिकम्पोजिशन के लिए हम यहाँ पे 5HClO2, मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देता हूं सीधे। ये है 4ClO2 प्लस HCl एंड प्लस 2H2। अब याद कीजिए ClO2 जो है ये येलोइश कलर का था, इसलिए जो है सॉल्यूशन जो है येलो हो जाता है, ये डिकम्पोजिशन की वजह से। अब यहाँ पे देखिए 4 and 1 5 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 5Cl 4 and 1 5Cl। ऑक्सीजन देखिए 10 8 and 2 10, ये बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे यदि इसका ऑटो ऑक्सीडेशन है तो क्या होगा। तो यहाँ पे थर्ड में ले लेता हूं, ये है ऑटो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑटो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही खुद ही अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये देखिए HClO2 है, यहां से हमें HCl भी बनता है और HClO3 भी बनता है। अब ये बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या। अच्छा क्लोरीन 2 हो चुका है तो अब इसको 2 कर दीजिए, 4। तो यहाँ पे HClO, यहाँ पे HClO हो रहेगा ये। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है 4 बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्लोरीन जो है ये होता है +1, और यहाँ पे कितना है आपका +5। तो +5 और +1 कितना हो गया 6, और डिवाइडेड बाय 2 क्लोरीन कितना हो गया 3। तो अब याद कीजिए आप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अब ये ऑटो ऑक्सीडेशन हम कह रहे हैं क्योंकि Cl+3 से +5 हो गया। अब इसका रिडक्शन भी तो है, लेकिन यदि हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो हम ऑटो ऑक्सीडेशन में इसको रेफर करेंगे, ऑटो रिडक्शन में इसको रेफर करेंगे। तो ये खुद ही जो है अपने 2 मॉलिक्यूल्स के साथ मैनेज करके ये रिएक्शन दे रहा है। क्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए हम बेरियम क्लोरेट लेंगे,
और बेरियम क्लोराइड को जैसे पहले हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया है वैसे ही इसको रिएक्ट कर देंगे। तो यहां पे देखिए इक्वेशन, पहले BaClO3 टेकन ट्वाइस प्लस H2SO4, यहां पे भी जो है आप देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, BaSO4 बनेगा जो इनसॉल्युबल है और यहां पे बन जाएगा हमें 2HClO3। तो यहां हो गया BaSO4 प्लस 2HClO3। अब प्रॉब्लम यह है कि यदि आप KClO3 लोगे तो वहां भी आपको HClO3 तो मिल जाएगा, लेकिन जो K2SO4 बनेगा वो होता है सॉल्युबल। तो ये जो है इनसॉल्युबल है, जिसका फायदा हम लेते हैं। ये देखिए इनसॉल्युबल है, लेकिन जब रिएक्शन में आप KClO3 लेंगे तो यहां बना तो सकते ही हैं आप। तो यदि मैं यहां पे ले लेता हूं KClO3 प्लस H2SO4 तो यहां से हो जाता है, ये देखिए K2SO4 और फिर से आ जाएगा 2HClO3 और ये होता है सॉल्युबल। पोटेशियम के जो कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल है। यही कारण है कि हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं, बल्कि बेरियम क्लोरेट को हम लेके यहां से क्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो ये क्लोरिक एसिड बना। अब आपको याद होगा कि जब हम ऑक्साइड्स को डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे भी HClO3 बनता है एक जगह। तो देखते हैं हम लोग कौन सा है ये। यदि हम ClO2 यदि लेते हैं, Cl2O से तो HClO बन जाएगा। ClO2 प्लस H2 हम लेते हैं तो यहां से दो एसिड बनते हैं, HClO2 प्लस HClO3। देखिए दो हाइड्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन कितना हो गया 4 एंड 1 5, तो 2 एंड 3 5, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। एक और जो रिएक्शन आपको याद होगा कि जब हम Cl2O6 लेते हैं तो यहां पे भी हमें दो एसिड मिलता है, एक मिलता है HClO3 और एक होता है HClO4। 4 एंड 3 7 ऑक्सीजन है, 6 एंड 1 7 है। लेकिन ये सब प्रिपरेशन में नहीं है, तो हमने बताया कि इस रिएक्शन में हम HClO3 बना सकते हैं। तो यहां पे देखिए HClO3 बना, यहां पे भी HClO3 बना। तो इस तरह से जो है HClO3 से 2-3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने ले लिए हैं। जो क्लोरिक एसिड है HClO3, ये जो है पंजेंट स्मेलिंग गैस है। और अब हम लेते हैं HClO4 जो है पर क्लोरिक एसिड। अब ऐसे देखिए ये तो कलरलेस ऑयली लिक्विड है, मतलब ऑयल के जैसा विस्कस होगा, वो लिक्विड होगा। और ऑयल विस्कस क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है क्लोरीन की वजह से नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन एंड दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो चलिए अब यहां पे देखते हैं कि ये जो है कुछ देर आप रख दीजिए तो ये जो है डार्क कलर का हो जाता है। और जैसे HCl व्हाइट फ्यूम से देता है, मतलब फ्यूमिंग लिक्विड हम कहते हैं, वैसी HClO4 भी जो है फ्यूमिंग है। मतलब आप मॉइस्चर में छोड़ दीजिए, आपको हल्का हल्का जो है स्मोक के जैसा नजर आएगा, तो इसको कहते हैं हम फ्यूमिंग इन मॉइस्ट एयर। अब यहाँ पे अब जैसे पर क्लोरेट हम ले लें, तो चाहे KClO4 ले लें, चाहे BaClO4 ले लें, इसको हम रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ, हमें मिल जाएगा HClO4। तो यहाँ पे एक इक्वेशन देखते हैं। यदि हम लेते हैं KClO4, भाई ClO4 का एक ही चार्ज है इसलिए KClO4 हो गया, और प्लस आप लीजिए H2SO4। अब यदि मान लीजिए कंसंट्रेटेड है, यदि कंसंट्रेटेड है, आपको मालूम है कि डाइल्यूट के साथ तो सल्फेट बनता है, लेकिन कंसंट्रेटेड के साथ बाइसल्फेट बनता है। तो यहां हो जाएगा KHSO4। ये देखिए KHSO4, यहां का H और ये ClO4, तो ये हो जाएगा HClO4 पर क्लोरिक एसिड हो गया। अब इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड की जगह आप बेरियम क्लोराइड ले सकते हैं। सेकंड हम ले रहे हैं BaClO4, लेकिन अब ये टेकन ट्वाइस, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी कितनी है 2, इसके ऊपर चार्ज +2 है। अब यहां पे आप डाइल्यूट भी ले लेंगे तो चलेगा, यहां से बनेगा BaSO4 और ये हो जाएगा 2HClO4। अब ये देखिए ये है इनसॉल्युबल, इसको हम अलग कर लेंगे और फिल्टर करने के बाद HClO4 हमें मिल जाएगा। अब ये जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो है HClO4, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज्यादा है। तो कैसे आयनाइज होगा वो देखते हैं। यहां पे थर्ड हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये,
इसलिए इसका आयनाइजेशन हो जाएगा 100%। और ये HClO4 है, यहां से आयनाइजेशन जो होगा H प्लस एंड ClO4 माइनस, इस तरह से हो जाएगा। अब ये बताइए मुझे HClO4 का यदि हम डिहाइड्रेशन कर दें तो कौन सा ऑक्साइड है जो HClO4 बनाता है, मतलब वो एसिडिक एनहाइड्राइड कौन सा है जो हमें HClO4 देगा जब उसे हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो वो कौन सा है, Cl2O7। अब इसके उल्टा यदि हम कह दें कि HClO4 का हम डिहाइड्रेशन करें तो Cl2O7 बन जाएगा। तो देखते हैं कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये देखिए आप, फोर्थ हम ले रहे हैं डिहाइड्रेशन। तो ये HClO4 को डिहाइड्रेशन के लिए हम लेंगे P2O5। आपको मालूम है कि फास्फोरस पेंटऑक्साइड ये तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये H2SO4 को भी जो है डिहाइड्रेट कर देता है। अब यहां पे जो डिहाइड्रेशन होगा उससे हमें मिलेगा HPO3, जिसे हम कहते हैं मेटा फास्फोरिक एसिड, HPO3। भाई इसका जो वाटर निकलेगा वो P2O5 के साथ रिएक्ट कर लेता है तो HPO3 हो जाता है और यहां पे बन जाएगा Cl2O7। अब देखिए क्लोरीन 2 है, आप इसको ऐसा कर दीजिए। अब 2H हो गया, इसको 2 कर देते हैं। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन मुझे तो ये P2O5 आपने ऐड किया है तो 2H हो गया बैलेंस, 2P भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 8 एंड 5 13 है, 2 3 6 एंड 7 13, बिल्कुल बैलेंस है। तो इस तरह से जो है हमने ले लिया ये प्रिपरेशन HClO4 का और एक दो इसके रिएक्शंस। अब हम देखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ये जो ऑक्सी एसिड्स मैंने लिए हैं क्लोरीन की, इसमें एक रिलेशन हमें नजर आता है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो Ka वैल्यू है वो भी बढ़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो एसिड्स लिखते हैं, एक है HClO, दूसरा है HClO2, फिर HClO3 और फाइनली हमारे पास है HClO4। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखिए +1 है, ये +3 है, ये +5 है और ये +7 है। और यहाँ पे हमारा पॉइंट है एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो वो मैं पहले लिख देता हूं, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट of chlorine increases acidic strength increases। मतलब HClO वीकेस्ट हो गया इस चारों के अंदर और वो हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अब यहां पे हम देखेंगे ऑर्डर क्या होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, अब यहां जो ऑर्डर हम लिखेंगे वो लिखेंगे HClO इज लेस देन, HClO2 इज लेस देन, HClO3 इज लेस देन HClO4। अब हम देखेंगे यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, फिर हम देख रहे हैं यहां से यहां तक जो है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब ये तो मालूम है कि यदि आपने एसिड लिया तो इसके कॉन्जुगेट बेस को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा। मतलब यहां से जब हम H+ को हटा देंगे तो वो हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। और जो ब्राउनस्टेट एंड लॉरी थ्योरी है उसके अनुसार आपने देखा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाता है और जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब यहां पे HClO कैसा है, वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब नेक्स्ट हम लेंगे ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और जो एसिड ऑर्डर है बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। तो अब हम लेंगे यहां पे Cl-, देखिए यहां से एक प्रोटॉन को निकाल दिया तो Cl-, और ये जो लेस देन था अब हो गया ग्रेटर देन।
ClO2 माइनस ग्रेटर देन ClO3 माइनस ग्रेटर देन ClO4 माइनस। मतलब एसिड का एक अलग ऑर्डर है और उसका उल्टा ऑर्डर जो है ये कॉन्जुगेट बेस पे है। एसिड का कॉन्जुगेट होता है बेस, बेस का कॉन्जुगेट होता है एसिड। तो इस तरह से जो है हमने HClO4 के एसिडिक स्ट्रेंथ और इसके कॉन्जुगेट बेस को भी कंपेयर कर लिया। आप इसको नोट कर लीजिए।